Let's solve question number 3 from chapter number 5, Risk and Return from the Van Horn book. In question number 3, he is asking that suppose that you are given the following data for past assessed quarterly returns for market imports in corporation and for the market portfolios. Means there is a company names market import, ठीक है, और दूसरा आपके पास उसने आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन दी है वो है मार्केट पोर्टफोलियोज की। मींस बेसिकली यहाँ पर आपके पास दो तरह के रिटर्न्स हैं, एक है मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न एंड द सेकंड वन इज मार्केट इंपोर्ट इन कॉर्पोरेशन रिटर्न। यहाँ पे आपके पास 24 क्वार्टर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। एक्सेस रिटर्न्स ऊपर आपके उसने एक टर्म यूज़ की है, एक्सेस रिटर्न जो मार्कीज कंपनी है उसका, और एक्सेस रिटर्न फॉर द मार्केट पोर्टफोलियो। सारी इन्फॉर्मेशन सारा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वी शुड नो दैट व्हाट इज एक्सेस रिटर्न्स। एक्सेस रिटर्न्स आपकी वो वाले रिटर्न्स होते हैं जब आप अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स में से रिस्क फ्री रिटर्न को लेस कर देते हो। अगर मैं आपके सामने लिखूं तो मैं ऐसे कहूँगी कि आपका जो एक्सेस रिटर्न होता है वो किसके इक्वल होता है, आपके जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं, जब आप एक्सपेक्टेड रिटर्न्स में से अपने रिस्क फ्री रिटर्न्स को लेस कर देते हो तो आपके पास एक्सेस रिटर्न्स आ जाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स के रिस्क को लेने के लिए, ज़्यादा रिस्क लेने के लिए आप जो एक्सेस रिटर्न रिक्वायर्ड कर रहे हो वो आपका एक्सेस रिटर्न कहलाता है। रिस्क फ्री पर तो आपको वैसे ही भी मिलना ही था ना रिटर्न, उससे एक्सेस में आपको जितना भी रिटर्न मिलेगा उसको हम एक्सेस रिटर्न कहते हैं, उसके नेम से इम्प्लाइड है वैसे तो। अब यहाँ पर आपका यही हो गया कि एक्सपेक्टेड रिटर्न में से जब रिस्क फ्री रिटर्न को लेस कर दिया जाता है तो ये आपके पास रिटर्न बच जाता है जो कि आपके पास दोनों का गिवन है। अब कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ग्राफ करें ये रिलेशनशिप ऑन द टू सेट्स और इसको एक करेक्टरिस्टिक्स लाइन ड्रा करें। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि किस तरह से करेक्टरिस्टिक लाइन हम ड्रा करते हैं। मैं भी आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देर इज़ अ करेक्टरिस्टिक लाइन जो कि मैं आपको पहले इलस्ट्रेट कर चुकी हूँ कि किस तरह से बनाई जाती है। आपने एक ग्राफ बनाना होता है जिसके वाई एक्सिस पर आप ले लेते हो एक्सेस रिटर्न्स ऑन स्टॉक जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, और जो आपका एक्स एक्सिस है वहाँ पर आप ले लेते हो एक्सेस रिटर्न्स ऑन मार्केट पोर्टफोलियो जो कि आपके पास इस न्यूमेरिकल में गिवन भी है। ठीक है, 24 क्वार्टर्स का डाटा आपको गिवन है। आपने सिंपल क्या करना है, जो डाटा गिवन है आपने यहाँ पर मार्केट रिटर्न को और ऊपर जो स्टॉक का रिटर्न है उनको देखते हुए क्या करना है, डॉट्स लगाने हैं। ठीक है, आपके डॉट्स ऐसे ही बनेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके क्वेश्चन में जो डाटा है अगर मैं उसको दिखाऊं आपको, तो जो आपका कंपनी का यानी कि मार्केट स्टॉक का रिटर्न है वो 0.04 है और जो उसका मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो 0.05 है। आप अपने ग्राफ के ऊपर देखोगे कि कौन से पॉइंट्स पर ये दोनों आपस में मैच करते हैं, इसको कहते हैं स्कैटर्ड डायग्राम। जब आप जैसे बार चार्ट्स बनाते हो ना तो बार चार्ट्स में आप बार्स बनाकर एक्सप्लेन कर रहे होते हो, यहाँ पर आपने एक स्कैटर डायग्राम बनानी है और आपने सिंपल क्या करने हैं, डॉट्स बनाने हैं जिनको आपस में मिलाना नहीं है। ठीक है, बिखरे हुए जो है वो आपके डॉट्स होंगे। 24 मंथ्स का डाटा आपने देखना है कि कौन से RM पर कौन सा आपका स्टॉक का जो रिटर्न है वो मैच करता है। ऐसे आपके क्या बन जाएंगे, डिफरेंट डॉट्स बन जाएंगे। ठीक है, उन डॉट्स को देखते हुए जैसे ही आपके डॉट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके डॉट्स बन गए, आपने इनको देखते हुए खुद से ही एक एस्टिमेटेड लाइन ड्रा कर लेनी है। ये आपकी जो लाइन होगी वो एस्टिमेटेड होगी। आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन कि आपने इसको कोई डॉट्स मिलाकर नहीं बनाना, बल्कि जो स्कैटर्ड डॉट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको ड्रा कर लेना होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको इसका ड्रा करना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप कर लेते हो ड्रा इसको, कि आपने इसको डॉट्स के ऊपर नहीं बल्कि डॉट्स की शेप के अकॉर्डिंग ड्रा करना होता है। ठीक है, और जहाँ पर आपका जो स्लोप है वो चल रहा होगा, जहाँ पर आपका ये जो ग्राफ की करेक्टरिस्टिक्स लाइन है वो ऊपर की तरफ जा रही होगी, वो जो उसका स्लोप होगा वो आपका कहलाएगा बीटा। वो जो भी पॉइंट होगा आपका वो पॉइंट आपने खुद ही चूज कर लेना है। इसको आप कहते हैं अप्रोक्सीमेट बीटा, जो कि कंफर्म नहीं होता, जो कि आप एक करेक्टरिस्टिक्स लाइन बनाते हो और उससे खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। ठीक है, अब जरा मैं आपको क्वेश्चन की तरफ अगर लेकर चलूँ, आपके न्यूमेरिकल में करना क्या है, एक्सेस रिटर्न्स को देखते हुए आपने मार्केट रिटर्न्स के साथ जो है वो मैच कर लेना है। नेगेटिव वाले पॉइंट्स हैं तो आपको पता है कि आपने कैसे जो है वो नेगेटिव साइड, जो आपकी राइट साइड होती है वो आपकी पॉजिटिव साइड होती है ग्राफ की, जो आपकी लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव साइड होती है, और किस तरह से हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाकर डिफरेंट डॉट्स ड्रा कर लेंगे।
ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन कि सिर्फ डॉट्स ड्रा करनी है। लाइन आप डॉट्स के ऊपर नहीं, बल्कि डॉट्स की जो एक पोजीशन होगी, जो उनका एक फ्लो होगा, उसके अकॉर्डिंग खुद ही लाइन ड्रा करेंगे। उस लाइन का जहाँ पर स्लोप होगा, जहाँ पर वो ऊपर की तरफ चल रही होगी, उस पॉइंट को आप क्या कह देंगे? ये अप्रॉक्सीमेट बीटा है, जो कि आपको उसने न्यूमेरिकल में पूछा है। आपने करेक्टरिस्टिक्स लाइन खुद ही ड्रा कर ली, अप्रॉक्सीमेट बीटा भी बता दिया। उसके बाद कहता है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द स्टॉक बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। आपका जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो आपको पता है कि अनअवॉइडेबल रिस्क होता है। पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पर हम किस तरह से कर सकते हैं? आप सिंपल जी कह सकते हो कि जैसे ही हमारे मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न हाई होता है, हमारे स्टॉक का रिटर्न भी हाई होता है। ये आप लोग खुद भी देखोगे, आप इस टेबल में भी देख सकते हो, जहाँ पर आपका मार्केट का रिटर्न हाई हो रहा है, वहाँ पर आपका जो स्टॉक का रिटर्न है वो भी हाई हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका सिस्टमैटिक रिस्क है। जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना ही आपका रिटर्न ज़्यादा होगा। जितना मार्केट का रिस्क ज़्यादा हो रहा है उतना ही आपका स्टॉक का रिस्क ज़्यादा हो रहा है, और अल्टीमेटली जितना आपकी मार्केट का रिटर्न ज़्यादा हो रहा है उतना ही आपका स्टॉक का रिस्क भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आ जाते हैं आप प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। कहते हैं कि एज्यूमिंग दैट द कैपम अप्रोच इज अप्रोप्रिएट, क्योंकि आपको पता है कि वो इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। देयर आर सम अजम्पशंस दैट वी मेड बिफोर स्टार्टिंग आवर मॉडल। सो वही कहते हैं कि हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये प्रॉपर मॉडल ही है। कंप्यूट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक्स। उसके बाद उसने आपको बताया है कि रिस्क फ्री रेट आपके पास 0.07 है, और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो आपके पास 0.13 है। ठीक है, और वो आपको क्या कहता है कि आपने बीटा कैलकुलेट करना है, और आपको पता है कि कैपा मॉडल के थ्रू आप किस तरह से बीटा कैलकुलेट कर सकते हो। कैपा मॉडल का फॉर्मूला आपको पता है कि आप करते हो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है आर एम माइनस आर एफ से। ठीक है, तो यहाँ पर आर एफ आपके पास गिवन है 0.07, एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर मार्केट यानी कि आर एम आपके पास 0.13 है, और जो बीटाज हैं वो भी आपके पास गिवन है। ठीक है, तो सिंपल आप ये जो है हर किसी स्टॉक के लिए कैपम मॉडल कैलकुलेट कर सकते हो। ईजिएस्ट क्वेश्चन है। अगर मैं आपका स्टॉक ए के लिए कैलकुलेट करूँ, तो आपका स्टॉक ए के लिए जो कैपा मॉडल में से एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा वो होगा 0.16, मीन्स ये होगा 16%। ठीक है, इस तरह से आप हर किसी स्टॉक के लिए 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एन एनालिसिस ऑफ पास्ट रिटर्न्स एंड इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस, मार्टा गॉम्स फील्स दैट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ स्टॉक इन जनरल इज 12%। Thus the first thing we have to measure there, यहाँ पे जो चीज़ आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है वो ये है कि वो कह रहा है कि जो आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक्स इन जनरल है वो 12% है। मतलब जो मार्केट में रिक्वायर्ड रिटर्न चल रहा है वो कितना है? 12%। इन जनरल का मतलब यही है ना कि मार्केट में ये चीज़ प्रिवेल कर रही है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो आपका 12% है वो आर एम है। ठीक है, ये आपका 12% आर एम है, चूंकि उसने बताया कि ओवरऑल जो स्टॉक्स का रिटर्न चल रहा है जनरल में वो कितना है? 12%। किसी एक कंपनी का उसने नहीं बताया, ओवरऑल एक्सप्लेन किया है उसने, इसलिए मैंने उसको मार्केट रिटर्न कह दिया। उसके बाद कहता है द रिस्क फ्री रेट ऑन द शॉर्ट टर्म ट्रेजरी सिक्योरिटीज इज नाउ 7%। आपका जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है? 7%। नेक्स्ट वो कहती है कि गॉम्स इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन द रिटर्न प्रॉस्पेक्ट्स फॉर कैसलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन। मतलब वो जो जो कैसलर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। उसने उसका मंथली डाटा चेक किया है पिछले 5 सालों का, और उसने उसकी एक करेक्टरिस्टिक्स लाइन बनाई है, और उसके बाद उसने उसका S&P जो इंडेक्स बनाया जाता है, स्टॉक्स एंड प्राइस इंडेक्स वाला जो होता है, उसके अकॉर्डिंग जो उसने करेक्टरिस्टिक्स लाइन का स्लोप फाइंड किया है, वो लाइन जो जिस जो उसका उस लाइन का स्लोप बन रहा है वो है 1.67। आपको पता है कि करेक्टरिस्टिक्स लाइन के स्लोप को हम बीटा कहते हैं। ये चीज़ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि करेक्टरिस्टिक्स लाइन की जो स्लोप होता है वही आपका बीटा होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे डायग्राम भी दिखाई थी, दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि करेक्टरिस्टिक्स लाइन का जो स्लोप है उसको बीटा कहा जाता है, वो भी आपका अप्रॉक्सीमेट बीटा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें उसने आपको कैलकुलेट करके दिया है कि जो बीटा अप्रॉक्सीमेट हमने करेक्टरिस्टिक्स लाइन को देखते हुए अज्यूम किया है वो कितना है? 1.67 हो गया। ठीक है,
कहता है इफ फाइनेंशियल मार्केट्स आर बिलीव टू बी एफिशिएंट, अगर हम ये कहें कि मतलब हमारी अजम्पशन है ये कि मार्केट एफिशिएंट है, व्हाट रिटर्न कैन शी एक्सपेक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन कैशलेस इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकती है। तो डेफिनेटली वी विल यूज कैपम मॉडल। हमारे पास तीनों उसके जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएंट्स हैं, वो गिवन है। आप कैपम मॉडल यूज करके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके पास आएगा वो होगा 15.35%। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपके पास। गर्ल्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। करेंटली द रिस्क फ्री रेट इज 10%। RF जो है वो गिवन है आपको। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो वो भी गिवन है 15%। मार्केट एनालिस्ट जो है उसने कुछ रिटर्न एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपको दी हैं। उसके अलावा मार्केट का बीटा भी जो है वो आपको बताया है। आपके पास 4 तरह के स्टॉक्स हैं। एक स्टीलमैन जिंक कारपोरेशन है, यूनियन पेंट कंपनी है, नेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी है, पार्कर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। इन सब कंपनीज के अलग-अलग जो बीटाज हैं वो भी गिवन है और उन्होंने आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कैलकुलेट करके भी दिए हैं। अब रिक्वायर वो क्या करता है, कहता है इफ द एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस आर करेक्ट, विच स्टॉक्स इफ एनी आर ओवर वैल्यूड, विच इफ एनी आर अंडर वैल्यूड। ठीक है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कैलकुलेट किए हैं क्या वो करेक्ट हैं या फिर नहीं, क्या ये अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। ये आपको कैपम कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, आपको पता है कि कैपम का फॉर्मूला आपके पास जो है, क्या करोगे, रिस्क फ्री रिटर्न में ऐड कर दोगे बीटा मल्टीप्लाइड बाय RM माइनस RF। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज़ करना है हर किसी स्टॉक के लिए, तो आपके पास जो है वो कैपम के अकॉर्डिंग आपका रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, वो मैं रिटर्न्स आपके सामने भी मेंशन करती हूँ। ओके गर्ल्स, ये वो रिटर्न्स हैं जो कि आपके एनालिस्ट ने खुद कैलकुलेट किए हैं और दूसरे रिटर्न्स वो होंगे जो कि आप कैपम मॉडल को यूज़ करके कैलकुलेट करोगे। कैपम को यूज़ करने के बाद आपके पास ये आंसर्स आएंगे हर किसी स्टॉक के लिए। अब आप खुद ही देख सकते हो, मैं आज जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न इसके सामने मेंशन कर रही हूँ। इसका आपको 17% गिवन है, ये उसने 14.5 आपको कैलकुलेट करके दिया है। ये 15.5 ही है और ये 18 है। आप लोग क्या बता सकते हो कि विच वन इज़ ओवर वैल्यूड एंड विच वन इज़ अंडर वैल्यूड। जो आपकी स्टीलमैन कंपनी है उसके स्टॉक ओवर वैल्यूड है। उसके अलावा जो आपके पास यूनियन पेंट कंपनी है उसके स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है। ठीक है, सॉरी ओवर वैल्यूड ही है। 14.5 है ना, तो ओवर वैल्यूड है। होना उनको 14 चाहिए था रिटर्न्स को, लेकिन वो 14.5 है। जो आपकी नेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी है उनके सेम सेम है, ना तो वो ओवर वैल्यूड है ना ही अंडर वैल्यूड है। जो आपका पार्कर इलेक्ट्रॉनिक इनकॉर्पोरेशन के स्टॉक्स हैं वो अंडर वैल्यूड है। ठीक है, मतलब जो आपकी पहली दो कंपनीज है स्टीलमैन एंड यूनियन, उनके स्टॉक्स को हम क्या कहेंगे कि ये ओवर वैल्यूड है। और जो आपकी जो ये सेंटर वाली कंपनी है ये न्यूट्रल है। और ये जो पार्कर इनकॉर्पोरेशन है इसके अंडर वैल्यूड है स्टॉक्स। ठीक है, कि एक्चुअल में जो उनका रिटर्न हमने कैपम मॉडल को यूज़ करके कैलकुलेट किया है वो डिफरेंट है और जो हमें गिवन है वो डिफरेंट है। ठीक है, इस तरह से आप इन सबको कैलकुलेट कर लोगे। अब इसके क्वेश्चन के पार्ट बी की तरफ चलते हैं। अब रिक्वायरमेंट नंबर बी में वो कहता है कि इफ़ द रिस्क फ्री रेट वर सडनली टू राइज टू 12%। अब होता क्या है कि जो आपको पहले रिस्क फ्री रिटर्न 10% गिवन था और जो मार्केट रिटर्न आपको 15% गिवन था वो चेंज हो जाता है। उसने कहा कि रिस्क फ्री रिटर्न अब 12% हो गया है और जो आपके पास मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न था वो अब 16% हो गया है। दोनों में इंक्रीज आया है। तो कहता है अब क्या, अब बताएं कि क्या कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैलकुलेट करोगे कैपम मॉडल हर किसी के लिए और उसमें अब आप ये वाली रिटर्न्स कैलकुलेट करोगे। ये वाली रिटर्न्स अपनी जो है वो रखोगे फार्मूला में और फिर वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे। देन आप बताओगे कि क्या कोई आपका एसेट या सिक्योरिटी जो है आपकी वो ओवर वैल्यूड है और कौन सी आपकी अंडर वैल्यूड है। ठीक है, आपने ये जो टेबल है ये सेम रखना है रिक्वायरमेंट नंबर बी में ही। चेंज क्या हो गया आपके फार्मूला में जो वैल्यूज है मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न की और जो आपका जो रिस्क फ्री रिटर्न है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपका सेम रहेगा और आपने सिंपल बताना है कि कौन सी सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है और कौन सी अंडर वैल्यूड है। ये आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे और देन मुझे बताओगे। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि सेलिना मैरिजन इन्वेस्ट द फॉलोइंग सम्स ऑफ मनी इन द कॉमन स्टॉक्स हैविंग एक्सपेक्टेड रिटर्न एट फॉलोज। एक लड़की है जो कि अपनी मनी को डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि
7 कंपनीज हैं आपके पास जिनके स्टॉक्स में इस लड़की ने इन्वेस्टमेंट की है और उसकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आपको यहाँ पर गिवन है, साथ में उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स गिवन है। ठीक है। अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट में कहता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन हर पोर्टफोलियो, आप इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करें। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो आपको कैलकुलेट करना आता है, आपने गिटमैन की बुक में इसको बहुत ही इजीली कैलकुलेट किया है। वहां पर नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कम होती थी, यहाँ पर नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ज्यादा है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपके पास वेट्स होने चाहिए, बिकॉज यू नो दैट रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो कैन ओनली बी कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय आर। डब्ल्यू यहाँ पर आपकी जो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स होते हैं उनके स्पेसिफिक वेट्स हैं। अब यहाँ पर कहीं पे भी कोई भी वेट गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें तो अपनी सिक्योरिटीज़ के वेट्स कैलकुलेट करने हैं। तो वेट्स को आप कैलकुलेट करने के लिए करोगे क्या, आपने जितनी टोटल अमाउंट इन्वेस्ट की, अब हम अगर देखें तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की है, उसके पास कितने पैसे थे जो कि उसने मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की, आप इस सारी अमाउंट को अगर ऐड करोगे तो आपके पास टोटल पोर्टफोलियो की अमाउंट आ जाएगी जो कि बन जाती है $60,000। ठीक है। जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इन सब को जब आप ऐड कर दोगे कि उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की हुई है, $60,000 की, उस $60,000 में से कितना कितना परसेंटेज उसने डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने सिंपल क्या करना है। जैसे कि आपके पास सिक्योरिटी है वन लेजेड जो चेयर कंपनी है वूप्स कंपनी, उसके बारे में अगर आपने कैलकुलेट करना हो कि उसका परसेंटेज कितनी है टोटल में, तो आप क्या करोगे, क्योंकि उसका पोर्शन है 6,000, टोटल अमाउंट कितनी है 60,000। ऐसा ही है, दोनों को आप जब 6,000 को डिवाइड कर दोगे 60 के साथ तो इसका प्रपोर्शन आ जाएगा जो कि होगा 0.1, और इसको अगर मैं 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बन जाता है 10%। यानी कि जो आपके पास फर्स्ट कंपनी है वूप्स कंपनी, उसका कितना वेट है, 10% है। उसी तरह से अगर मैं जो है वो नेक्स्ट कंपनी को बूम है उसका कैलकुलेट करूं, तो चूंकि उसका पोर्शन है 11,000, उसको मैं टोटल के साथ अगर डिवाइड कर दूं 60,000 के साथ, तो उसका प्रपोर्शन कितना बनेगा मेरे पास 0.1833 आएगा। उसको आप जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाता है ऑलमोस्ट 18.33%। ठीक है, ये मेरे पास जो आपकी सेकंड वाली कंपनी है उसका वेट है। अगर मैं थर्ड कंपनी की बात करूं जो कि जूडी कंपनी है, 9,000 है उसका प्रपोर्शन, जब मैं 9,000 को 60,000 के साथ डिवाइड करूंगी और मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 के साथ, तो उसकी परसेंटेज बन जाएगी 15। इसी तरह से आप सबकी क्या करोगे, परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। मैं आपको बताती हूँ कि सबकी कौन कौन सी आएंगी। सो गर्ल्स, कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास अप्रॉक्सीमेट वेट्स आए हैं ये मैं यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर रही हूँ। आप चाहे उसको 100 से मल्टीप्लाई करके लिखो, चाहे आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करके ना लिखो, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए जो कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ओवरऑल जो आपका ओवरऑल जो आपकी पोर्टफोलियो के जो परसेंटेज होती है, जो आपका वेटेज होता है, वो टोटल होता है 1 के इक्वल। ठीक है, अगर आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका टोटल पोर्टफोलियो 100 के इक्वल होगा। जैसे कि अक्सर आपको कहा जाता है 60% एंड 40%, दोनों को जब आप ऐड कर लेते हो तो वो 100% होता है। यहाँ फिर अक्सर आपको बताया जाता है 0.6 और 0.4, तो इसका मतलब है दोनों को ऐड करोगे तो वो 1 के इक्वल होगा। इन सिंपल वर्ड्स के पोर्टफोलियो के जो आपका वेट्स होते हैं उन सबको ऐड करने तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये आपको चीज़ पता है कि यहाँ तो वो 100% के इक्वल होता है, और अगर 100% की बात ना की जाए, सिंपल बात की जाए, तो वो 1 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर इनको सिंपल लिख रही हूँ, परसेंटेजेस में नहीं मेंशन कर रही। मैंने जब सबके वेट्स कैलकुलेट किए हैं, उनके प्रपोर्शन को डिवाइड कर दिया टोटल के साथ, तो उन सब के मेरे पास जो है वो वेट्स आ गए हैं। ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। आप इन सब को ऐड कर लोगे तो वो आपके पास 1 के इक्वल ही आना चाहिए। चूंकि ये जो आपके पास मैंने 0.12 वाली लिखी है, ये थी 0.116, 6 चूंकि 5 से बड़ा होता है तो मैंने एक अंदर ऐड कर लिया है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये आपका 1 के इक्वल आ जाता है। ये आपके पास क्या आ चुके हैं, वेट्स। अब आपने नेक्स्ट काम करना क्या है, किस तरह से आप एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आपने आरपी जब कैलकुलेट करना होता है पोर्टफोलियो रिटर्न, तो आप वेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हो उनके रिटर्न्स के साथ। वेट्स अब आपने कैलकुलेट कर ली हैं, अब आपने इन स्पेसिफिक वेट्स को इनके पर्टिकुलर रिटर्न्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। आप कॉलम बना लोगे एक, इन सबको आपस में क्या करते जाओगे, मल्टीप्लाई करते जाओगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके आंसर्स आएंगे उन सब का आप समीशन ले लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आ जाएगा।
ठीक है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 सॉल्व हो गई। अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में वो कह रहा है आपको कि व्हाट वुड बी हर एक्सपेक्टेड रिटर्न इफ शी क्वाड्रप्लेप्ड हर इन्वेस्टमेंट इन एक्सेस हेयर ग्रोथ इन कॉर्पोरेशन व्हाइल लिविंग एवरीथिंग एल्स द सेम, कि अगर वो अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का चौथा हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट करती है, बाकी सारी चीज़ों को सेम रखती है, तो फिर उसकी जो है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर।